अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपका कोई सपना है और लोग आप पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। ये होमर हिकम की जिंदगी की सच्ची कहानी है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अक्टूबर स्काई। इस कहानी की शुरुआत में एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है। इस शहर का नाम कोलवुड है, जो कि वेस्ट वर्जीनिया में स्थित है। यहाँ का नाम कोलवुड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं, जहाँ पर इस शहर के लोग काम करते हैं। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया में और इस शहर में एक ही खबर की चर्चा होती है, और वो होती है स्पुतनिक 1 की। स्पुतनिक 1 इस दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, जिसे सोवियत संघ धरती की कक्षा से बाहर भेजने वाला है। और जब उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो उसे इस शहर से यानी कि कोलवुड से देखा जा सकता है। इसीलिए रात को सब के सब बाहर खड़े होते हैं, और जब वो सैटेलाइट उनके शहर के ऊपर से गुजरता है तो पूरे शहर की भीड़ उसे देख रही होती है। इसी भीड़ में एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम होमर होता है, और जब होमर उस अर्थ सैटेलाइट को देखता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, और वो होता है वाओ। होमर अपने घर जाता है। होमर का एक भाई है जो फुटबॉल प्लेयर है, जो फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहता है, और उसके पिता जॉन जो कि कोल माइन में काम करते हैं। दरअसल वो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं, और वो चाहते हैं कि उनका बेटा होमर उन्हीं के साथ काम करे। लेकिन आज सैटेलाइट को देखने के बाद उसके मन में एक इच्छा का बीज पैदा हो गया होता है। वो अपने परिवार को कहता है कि वो एक रॉकेट बनाना चाहता है। इस बात पर सब हंसते हैं, उसकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ कोल में काम करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन शायद होमर ने कहीं ना कहीं ये ठान लिया था कि वो अब इसी सब्जेक्ट पर काम करेगा। इसीलिए वो अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा रॉकेट बनाता है। लेकिन जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो वो रॉकेट आसमान में नहीं जाता, बल्कि वो ब्लास्ट हो जाता है। इससे तीनों निराश होते हैं, लेकिन होमर अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो रॉकेट के बारे में और भी स्टडी करना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ वो एक लड़के से भी मिलता है जिसका नाम क्विंटिन होता है, जो उनकी क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट होता है, और उसे रॉकेट साइंस के बारे में बहुत कुछ पता होता है। वो उसके पास जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं रॉकेट साइंस के बारे में जानना चाहता हूँ। क्विंटिन होमर से पूछता है कि तुम रॉकेट साइंस के बारे में क्या जानना चाहते हो। होमर कहता है कि सब कुछ, और अब क्विंटिन भी इनके साथ काम करना शुरू कर देता है। ये चारों के चारों होमर की बेसमेंट में अब एक और रॉकेट बनाना शुरू करते हैं। हालांकि इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, लेकिन इनके पास जो घर पर छोटा मोटा सामान होता है उसी से ये रॉकेट बनाना शुरू करते हैं, और साथ ही साथ ये रॉकेट के बारे में पढ़ना भी शुरू करते हैं ताकि इन्हें बहुत ऑथेंटिक और सही नॉलेज मिलती रहे। पर इनके सामने एक और समस्या होती है। इनके पास चीजों को ग्राइंड करने के लिए, सही शेप देने के लिए और वेल्डिंग करने के लिए कोई बड़ी मशीन नहीं होती। इसीलिए होमर अपने डैड के यहाँ काम करने वाले एक आदमी के पास जाता है, और वो उनसे मदद मांगता है। हालांकि शुरू में वो उसकी मदद नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन बाद में वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनकी मदद से रॉकेट का एक बहुत ही खूबसूरत ढांचा बनाते हैं। ये उस ढांचे को स्कूल में ले जाते हैं, और जब उनका प्रिंसिपल उसे देखता है तो वो उनसे ये ढांचा ले लेता है। वो कहता है कि इस तरह के वेपन स्कूल में लाना अलाउड नहीं है। तभी यहाँ पर होमर की टीचर आ जाती है जिसका नाम राइली है। वो प्रिंसिपल से झूठ कह देती है कि मैंने होमर को इसे लाने के लिए कहा था ताकि वो क्लास के बच्चों को इसे दिखा सके। दरअसल ये बच्चे काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनने के बाद उनका प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। दरअसल अभी तक होमर को और उसके दोस्तों को काउंटी साइंस फेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। होमर अपनी टीचर के पास जाता है और साइंस फेयर के बारे में पूछता है। उसकी टीचर उसे बताती है कि इस साइंस फेयर में पूरे देश के बच्चे अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स को सबमिट करते हैं, और जो भी इसमें फर्स्ट आता है उसे कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है। ये सुनकर होमर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, लेकिन उसकी टीचर बोलती कि तुम्हारे लिए नहीं बना, क्योंकि तुम्हें मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और इसके लिए तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। वहीं अब ये चारों एक और रॉकेट बना देते हैं, और जब ये उस रॉकेट को टेस्ट करते हैं तो वो सीधा आसमान में नहीं जाता, बल्कि वो टेढ़ा उड़ता है, जिससे कई लोग हर्ट होने से बच जाते हैं। वो रॉकेट सीधा होमर के डैड के ऑफिस में चला जाता है, और जब होमर अपने डैड के पास जाता है तो उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं, उसकी इंसल्ट भी करते हैं, और उसे कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि तुम लोग बेसमेंट में क्या करते हो।
और घर आने के बाद जब होमर बेसमेंट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर उसका कुछ भी सामान नहीं होता, यानी कि रॉकेट बनाने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब के सब उसके डैड ने बाहर रख दिए होते हैं। और साथ ही साथ उसके डैड ने ये भी कहा होता है कि कोल की प्रॉपर्टी के अंदर तुम किसी भी तरह का कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, इसीलिए उसके दोस्त अब इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहते। लेकिन होमर कहता है कि हम कंपनी की प्रॉपर्टी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम इसके बाहर जा सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी से बाहर निकलने के लिए इन्हें 8 मील की दूरी तय करनी होगी, जिसके लिए उसके दोस्त तैयार नहीं होते। उसका एक दोस्त बोलता भी है कि मैं अपना फ्यूचर जानता हूं, मुझे आज नहीं तो कल कोल माइनिंग ही करनी होगी, लेकिन होमर ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अकेला ही उस तरफ निकल पड़ता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो देखता है कि उसके दोस्त भी वहां पर हैं और अब ये चारों के चारों 8 मील की दूरी तय करके उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ये अपने साइंस के प्रोजेक्ट को अंजाम देंगे। अब यहाँ पर ये अपनी छोटी सी वर्कशॉप बनाना शुरू करते हैं। हालांकि इनके पास सामान नहीं होता, लेकिन ये इधर उधर से छोटा मोटा सामान चुराकर अपने लिए एक छोटी सी वर्कशॉप बना देते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ लोग इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इनकी क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं वो इन्हें सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो इनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सबको पूरा यकीन है कि ये रॉकेट नहीं बना सकते। पर इन चारों को और सबसे ज्यादा होमर को अपने ऊपर विश्वास होता है और ये एक और रॉकेट बनाते हैं। और जब ये उस रॉकेट को टेस्ट करने वाले होते हैं तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है। वो कहता है कि मुझे पता चला कि आज तुम अपने रॉकेट को टेस्ट करने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। और जब ये रॉकेट को टेस्ट करते हैं तो वो भी पूरी तरह से फेल हो जाता है। वो उड़ता तो है लेकिन वो सीधा नहीं उड़ता जिस तरह से रॉकेट को उड़ना चाहिए। और जब वो आदमी उनके रॉकेट के बाहर के कवर को देखता है, उसके बेस को देखता है, तो वो कहता है कि जो तुम इसमें वॉशर लगाते हो वो अच्छे मटेरियल का होना चाहिए, क्योंकि जब तुम इसे उड़ाते हो, इसे जलाते हो तो ये पिघल जाता है। लेकिन इनके पास अच्छा मटेरियल, अच्छा लोहा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए चारों के चारों एक रेलवे ट्रैक पर जाते हैं। ये एक ऐसा ट्रैक होता है जहां पर कभी कोई ट्रेन नहीं आती और ये उस ट्रैक से एक लोहे का टुकड़ा निकाल लेते हैं और उस टुकड़े को बेचकर ये पैसे लेकर उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने इन्हें बताया था कि इन्हें अच्छे मटेरियल की जरूरत है। दरअसल वो एक वेयर हाउस में काम करता है जहां पर वेल्डिंग का और खराद का बहुत सारा काम होता है और वो उन्हें एक बहुत अच्छा सा शेप बना के भी देता है। लेकिन इसके बावजूद इनका कोई भी टेस्ट पास नहीं होता। एक के बाद एक लगातार इनके कई सारे रॉकेट्स फट जाते हैं, लेकिन ये चारों हताश नहीं होते, लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बावजूद इसके कि इन्हें इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही होती। अब ये अपने रॉकेट के लिए एक नया फ्यूल बनाते हैं और जब ये टेस्टिंग करने के लिए अपनी टीचर राइली के साथ वहां पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब इनका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आए हैं। हालांकि सबको यकीन होता है कि इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, वो सब इनका मजाक उड़ाना चाहते हैं, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब ये उसे टेस्ट करते हैं तो वो सीधा आसमान की गहराइयों तक पहुंच जाता है। और ये देखकर ये चारों, इनकी टीचर रायली और यहाँ पर खड़ा हर एक इंसान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था जो सफल हुआ था। इनकी ये खबर न्यूज़पेपर में भी फ्लैश होती है और ये बहुत फेमस हो जाते हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं रहती। इनके स्कूल में पुलिस आती है और इन चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है। दरअसल इनके ऊपर आरोप होता है कि इनके रॉकेट के एक्सपेरिमेंट से जंगलों में आग लगी है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। लेकिन ये सब के सब नाबालिग होते हैं, इसीलिए इन्हें कोई सजा नहीं हो सकती। होमर के डैड आकर इन सब को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन अब ये अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस इन्हें अलाउ नहीं करेगी। और इस बात से सब बहुत निराश हो जाते हैं और जो वर्कशॉप इन्होंने बहुत उम्मीदों से, बहुत प्यार से बनाई थी, अपने हाथों से ये उसे जला देते हैं। अपने सामने अपने सपने को जलता हुआ देखते हैं, लेकिन इसके अलावा ये अब कुछ नहीं कर सकते। वहीं होमर के डैड के माइंड में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक आदमी की मृत्यु भी हो जाती है और साथ ही साथ होमर के डैड बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। और इसके बाद ना चाहते हुए भी होमर को कोल माइन में काम करना पड़ता है। हालांकि उसका बड़ा भाई कहता है कि मैं कोल माइन में काम करूंगा, लेकिन उसके पास फुटबॉल गेम की वजह से स्कॉलरशिप होती, यानी कि वो आगे पढ़ाई कर सकता है। इसीलिए होमर ये डिसाइड करता है कि वो कोल माइन में काम करेगा। धीरे धीरे उसके डैड रिकवर हो जाते हैं। होमर की मॉम चाहती है कि होमर दोबारा स्कूल जाए, लेकिन अब वो स्कूल नहीं जाना चाहता। हालांकि उसके डैड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शुरू से यही चाहते थे कि होमर उनके साथ कोल माइन में काम करे। वो कोल माइन की, अपने शहर की, अपने घर की जिम्मेदारी को समझे और अब सब कुछ उनके मन के मुताबिक हो रहा होता है। लेकिन होमर की मॉम चाहती है कि वो पढ़े, पर होमर ने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया होता है
और एक दिन होमर जब कोयले की खान से वापस आता है तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने कुछ सुना है तुम्हारी टीचर के बारे में। दरअसल उसकी टीचर की तबीयत खराब होती है, उन्हें कैंसर होता है और अब होमर अपनी टीचर राइली से मिलने के लिए जाता है। वहां पर उसकी टीचर उसे बताती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम साइंस फेयर को जीत जाओ ताकि तुम चारों को स्कॉलरशिप मिले और तुम कॉलेज पढ़ो ताकि अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सको, और अगर तुम ऐसा कर पाते तो तुम्हारी जिंदगी में मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान होता। कभी कभी हमें दूसरे क्या कहते हैं इन बातों को नहीं सुनना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। तुम्हें अपने सपने को पूरा करना चाहिए। तुम अपनी पूरी जिंदगी इन कोयले की खानों में नहीं बिता सकते क्योंकि तुम ये नहीं चाहते, तुम कुछ और करना चाहते हो। और अपनी टीचर की बातें सुनकर एक बार फिर से होमर मोटिवेट हो जाता है और वो घर जाने के बाद अपनी रॉकेट साइंस की किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। ये किताब भी उसकी उसी टीचर यानी कि राइली ने उसे दी होती है और यहाँ पर अब वो कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है और उसका कैलकुलेशन अपने उस रॉकेट के बारे में होता है जो उन्होंने आखिरी बार लॉन्च किया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि उनकी वजह से जंगल में आग लगी है। दरअसल उस रॉकेट का गिरा हुआ हिस्सा नहीं मिला था और अब वो अपने नोट्स लेकर अपने दोस्त क्वेंटीन के पास जाता है। क्वेंटीन इसकी फाइनल कैलकुलेशन बताता है कि उनके रॉकेट का टूटा हुआ हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा कहां पर होगा और ये जंगल में उस हिस्से को ढूंढने के लिए जाते हैं और इन्हें वो हिस्सा मिल जाता है जो कि पानी में होता है, यानी कि इनके रॉकेट से आग नहीं लगी और वो उस हिस्से को लेकर स्कूल में जाता है जहां पर उनकी टीचर राइली ये देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन जब उनका प्रिंसिपल आता है तो वो कहता है कि तुम्हारा रॉकेट का हिस्सा कुछ भी साबित नहीं कर सकता। और इसके बाद होमर ब्लैक बोर्ड पर उन्हें पूरी कैलकुलेशन बताता है और उन्हें भी समझ में आ जाता है, उन्हें यकीन हो जाता है कि होमर सच कह रहा है। उनके रॉकेट की वजह से जंगल में आग नहीं लगी थी और वो होमर और उसके दोस्तों को कहते हैं कि तुम्हें साइंस फेयर में हिस्सा लेना चाहिए। अभी चारों के चारों एक बार फिर से होमर की बेसमेंट में अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वहां पर होमर के डैड आते हैं और होमर के दोस्तों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। वो सब के सब वहां से चले जाते हैं। होमर के डैड होमर को कहते हैं आज नहीं तो कल तुम्हें कोल माइन में मेरी जगह लेनी पड़ेगी। और जब मैं ये बात सुनता हूँ, ये सोचता हूँ तो इससे मुझे प्राउड फील होता है। तुम्हें काम पर दोबारा वापस आ जाना चाहिए। होमर इस चीज के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि कोल माइन आपकी दुनिया, वो आपका सपना है, मेरा नहीं। और अब मैं कभी भी जिंदगी में कोल माइन में नहीं आऊंगा। मैं उस जगह नहीं आना चाहता, बल्कि मैं स्पेस में जाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है और उसके डैड बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। वहीं स्कूल में होमर और उसके दोस्तों के प्रोजेक्ट को साइंस फेयर में भेजने का फैसला किया जाता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पर सबमिट किए होते हैं, लेकिन होमर और उसके दोस्तों का प्रोजेक्ट फाइनल होता है। लेकिन ये चारों वहां पर नहीं जा सकते, इनमें से कोई एक ही वहां पर जा सकता है और ये चारों ये डिसाइड करते हैं कि होमर उस साइंस फेयर में जाएगा। वहीं दूसरी तरफ होमर के पिता जॉन के खिलाफ पूरी की पूरी यूनियन हो जाती है। वो उनके खिलाफ स्ट्राइक कर देते हैं और कोल माइंस बंद हो जाती है। इसी बीच जब उसके पिता घर पर होते तो उनके ऊपर कोई फायरिंग भी करता है और जब होमर अपने पिता के प्रति कंसर्न जताता है तो उसके पिता इस बात पर उसे एक ताना मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तुम अपनी चीजें करो। इस बात पर होमर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता से कहता है कि जो भी यहाँ पर चल रहा है वो मेरी गलती नहीं है। मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। धीरे धीरे माइंस खत्म हो रही है, कोल खत्म हो रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम जाओ, जो करना है करो। होमर भी गुस्से में ये कहकर चला जाता है कि मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। और अगले दिन वो अपने साइंस फेयर के लिए निकल जाता है और वहां पर वो अपने रॉकेट को रिप्रेजेंट करता है और सबको उसका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है। ये 2 दिन का फेयर होता है और अगले दिन फैसला होना है कि इसमें कौन जीतेगा और जो इसे जीतेगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन रात को कोई उसकी रॉकेट का नोजल चुरा लेता है और अगर वो उसे वापस नहीं मिला तो वो इस एग्जीबिशन में कभी भी जीत नहीं पाएगा। इसीलिए वो अपने दोस्तों को कॉल करता है, अपनी मॉम को कॉल करता है और वो कहता है किसी भी तरह से मुझे दूसरा नोजल चाहिए। लेकिन दूसरा नोजल नहीं बन सकता। जिस आदमी ने ये नोजल बनाया है वो कोल माइंस में काम करता है। सारी मशीनरी कोल माइन के अंदर है और कोल माइन के सारे वर्कर स्ट्राइक पर है, यानी कि कोल माइंस पूरी तरह से बंद है। होमर की मॉम होमर के डैड के पास जाती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है। वो कहती है कि तुम्हें स्ट्राइक को खत्म करना होगा, लेकिन होमर के डैड पूरी तरह से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं इन यूनियन वालों के आगे गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूँ। इस बात पर होमर की मॉम को गुस्सा आ जाता है
वो कहती है कि तुमने कभी भी अपने बेटे का साथ नहीं दिया, तुम उस पर विश्वास नहीं करते तो ना सही, लेकिन तुम एक पिता हो, तुम्हें अपने पिता का फर्ज निभाना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। होमर के डैड को भी एहसास होता है कि उन्हें अपने बेटे का साथ देना चाहिए। वो स्ट्राइक खत्म करवा देते हैं और होमर को जो नोजल चाहिए होता है, जो उसके रॉकेट का पार्ट है, वो उसके लिए बनवा कर उस तक पहुंचा देते हैं। होमर अपनी प्रेजेंटेशन देता है जो सबको बहुत पसंद आती है, और अब वो पल आता है जब रिजल्ट्स अनाउंस किए जाने हैं, और जब फर्स्ट प्राइज अनाउंस किया जाता है तो सबके दिल थम जाते हैं, और फर्स्ट प्राइज जाता है होमर को, क्योंकि उसका जो साइंस का प्रोजेक्ट था वो सबसे बेहतरीन था। होमर को सब शाबाशी देते हैं, और जब वो अपने घर कोलवुड आ जाता है तो वहां पर सब उसका स्वागत करते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वो थे जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। होमर अपनी मॉम से पूछता है कि मिस राइली का, यानी कि उसकी टीचर। वो बताती है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, और वो अपनी टीचर से मिलने हॉस्पिटल जाता है, और वो उन्हें बताता है कि उसे साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज यानी कि गोल्ड मेडल मिला है। उसकी टीचर रायली कहती कि मुझे पता था कि फर्स्ट प्राइज तुम्ही को मिलेगा। और इसके बाद होमर और उसके सब दोस्त आज तक का सबसे बड़ा अपना रॉकेट लॉन्च करने जा रहे होते हैं। उसके डैड आज तक उसके लॉन्च पर कभी भी नहीं आए थे, लेकिन आज पहली बार वो यहाँ पर आते हैं, और साथ ही साथ पूरा शहर यहाँ पर इकट्ठा होता है। आज जो ये रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं, इस रॉकेट का नाम इन चारों ने अपनी टीचर मिस रायली के नाम पर रखा होता है। और जब ये इस रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो ये आसमान की गहराइयों में उतरता ही चला जाता है। ये 30,000 फीट ऊपर तक जाता है, जिसे पूरा शहर देखता है। हॉस्पिटल से मिस रायली भी खिड़की से इस रॉकेट को देखती है, और होमर के पिता इस रॉकेट को देखते देखते अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं, यानी कि उनके बेटे ने आज तक जो भी किया उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। और अंत में हमें बताया जाता है कि इन चारों ने कॉलेज से ग्रेजुएशन की, और इनके साथ जो क्वेंटिन होता है वो आगे चलकर केमिकल इंजीनियर बना। इनका एक दोस्त ऑटोमोबाइल डीलर बना, जो बाद में एक बैंकर के तौर पर रिटायर भी हुआ। और इनका जो चौथा दोस्त था उसने अपनी एक इंश्योरेंस एजेंसी खोली। और होमर ने आगे चलकर वियतनाम वॉर में हिस्सा लिया, और वॉर खत्म होने के बाद वो नासा के इंजीनियर बने, और साथ ही साथ उन्होंने कई किताबें भी लिखी। मिस रायली, जिन्होंने होमर और उनके दोस्तों को इंस्पायर किया, हर कदम पर उनका साथ दिया। 31 साल में उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। तो ये थी पूरी कहानी होमर और उसके 3 दोस्तों की। ये कहानी हमें सिखाती है कि भले ही दुनिया कुछ भी कहे, अगर आपके मन में कुछ है तो आपको काम करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो आप इस दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना आराम से कर सकते हैं। ये फिल्म सन 1999 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।